and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss Government e-marketplace GEM Part 2. It is updated version. So, in this part, I will discuss some interesting things related to the GEM. I will discuss custom bid and bill of quantities bid, primary and secondary user, payment methods and payment system, buyer flagging and uh, Sahaya loan scheme, ratings and why buy on GEM. So very interesting one. Many informations you can get. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So till the end, try to listen the video. You can get complete information very lucidly. I will try to explain each and every concept. So my friends, join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. My two Telegram channel links are there. One is t.me/bapi2034 and another one second Telegram channel. It is t.me/asit2034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt, and also join the Telegram challenge, and definitely you can get notification for my upcoming videos. So now I am going to start the part 2 related to the GEM. First one, I am going to discuss about custom bid, okay, for products and services. Okay, तो कस्टम बिड कहाँ पर एक्चुअली यूज किया जाएगा? आप जानते हो कि कस्टम बिड, सपोज कोई एक स्पेसिफिकेशन की यानी स्पेसिफिक फीचर गुड चाहिए जो जेम कैटलॉग में नहीं है, ठीक है? एनी इट मींस सिमिलर टाइप ऑफ गुड इज अवेलेबल बट स्पेसिफिक फीचर, ओके, स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन, वो गुड का हमको जो स्पेसिफिकेशन और पर्टिकुलर फीचर चाहिए उस तरीके का गुड एक्चुअली अवेलेबल कैटलॉग में नहीं है, तो उस केस में हम कस्टम बिड में जाएंगे. तो कस्टम बिड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर बायर्स फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर करेंटली नॉट अवेलेबल ऑन जेम. सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स अवेलेबल है, एग्जाम्पल भी मैं दे दूंगा, मगर स्पेसिफिक जो फीचर का कमोडिटी नहीं है. ओके, तो उस केस में जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हमको प्रोक्योर करना है बायर को, उस केस में यदि वो जेम कैटलॉग में नहीं है तब कस्टम बिड में जाएंगे. अच्छा, की फीचर्स यूज्ड फॉर नॉन कैटलॉग आइटम्स. इफ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट or service is not listed in the GEM catalog, the buyer can create a custom bid to invite a suppliers to provide that specific item or service. ये very common thing है कि वो जो स्पेसिफिकेशन का कमोडिटी चाहिए वो जेम कैटलॉग में अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में बेसिकली जो जिस स्पेसिफिकेशन पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन का कमोडिटी चाहिए उसको क्रिएट करके कस्टम बिड को इनवाइट किया जाएगा. ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी मैं दे दूंगा, और उस केस में जो सब बेसिकली जो सेलर्स है वो बिड पार्टिसिपेट करेंगे और फिर कंपैरिजन होगा और जो L1 होगा इसका लिस्ट प्राइस होगा उससे परचेज किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन, अंडरटेकिंग बाय द बायर. यदि आपको जो पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट चाहिए कि स्पेशलाइज्ड सर्विस चाहिए कि एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन ऑफ कमोडिटी चाहिए जो जेम कैटलॉग में नहीं है, वहां पर आपको एक अंडरटेकिंग देना है बायर को. ठीक है, तो बायर अंडरटेकिंग में क्लियरली मेंशन करेगा कि मुझे जो स्पेसिफिकेशन का कमोडिटी चाहिए वो जेम कैटलॉग में नहीं है, तो वो मैं कस्टम बिड इनवाइट करना चाहता हूं. ठीक है, द बायर मस्ट गिव एन अंडरटेकिंग. अंडरटेकिंग में वन डिक्लेरेशन है स्टेटिंग दैट द रिक्वायर्ड आइटम कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कैटलॉग्स ऑन जेम. तो आपको एक अंडरटेकिंग अपलोड करना है. ठीक है, तो उसमें क्लियरली मेंशन डिक्लेरेशन करोगे कि जो जिस स्पेसिफिकेशन का कमोडिटी चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ स्पेसिफाइड कमोडिटी आई नीड, दैट कमोडिटी इज नॉट अवेलेबल on the GEM portal. For that reason, just I am going to create the custom bid. Okay, I am going to create the specific type of commodity feature and invite the custom bid. Okay, and in later time, it means in subsequent time I want to procure, right? तो एक अंडरटेकिंग आपको डिक्लेरेशन देना है.
अच्छा, कैटलॉग क्रिएशन आपको क्रिएट करना है कि किस तरीके का फीचर का कमोडिटी चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन जो स्पेशलाइज स्पेसिफिकेशन है आपको देना है, और उसको आप अपलोड करोगे कि मुझे इस स्पेसिफिकेशन का कमोडिटी चाहिए। ओके, फिर आप कस्टम बिड इनवाइट करेंगे, ठीक है। सो सिंस द प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म 8, द बायर क्रिएट्स ए कस्टम कैटलॉग by uploading their own detailed specifications, terms and conditions and scope of work। तो आपको खुद को क्रिएट करना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसका जो स्पेसिफिक फीचर है यही होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो ओन डिटेल स्पेसिफिकेशन है उसका जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा, जो एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस एंड स्कोप ऑफ वर्क, उसको आपको अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड करोगे मीन्स आप बीड इनवाइट किया, ठीक है, कस्टम बीड आप इनवाइट करोगे, मगर आपको खुद को क्रिएट करना है कि किस तरीके का स्पेसिफिकेशन गुड आपको चाहिए और उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उसका क्या स्कोप ऑफ वर्क है, आप डिटेल्स करके उसको पीडीएफ में आपको अपलोड करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ओपन एज यूजुअल ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। आफ्टर क्रिएटिंग ए कस्टम बिड, सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स कैन पार्टिसिपेट and submit their bids, ensuring transparency and competition। ये वेरी कॉमन थिंग है। आप जब कस्टम बिड इनवाइट किया, जो सेलर सर्विसेस एक्चुअली दे आर रेडी टू प्रोवाइड द स्पेसिफाइड और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, इट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू नीड, तो वो पार्टिसिपेट करेंगे बीड में, तो उसमें वो उनका बीड सबमिट करेंगे, और बाकी उसमें इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन होता है। और इसमें बीड ड्यूरेशन जो है कस्टम बीड में मिनिमम 21 डेज, मैक्सिमम बीड पीरियड 45 डेज। आप बीड इनवाइट करेंगे तो जो बीड पीरियड रहेगा, बीड पीरियड मीन्स एक्चुअली जो भी सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स वो इंटरेस्टेड है कि वो एक्चुअली बीड में पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें वो बीड सबमिट करेंगे। ठीक है, तो जेम पोर्टल के ऊपर ओके उनका डैशबोर्ड में आ जाएगा क्लियरली कि इस तरीके का कस्टम बीड इनवाइट किया गया है। यदि वो इंटरेस्टेड है वो पार्टिसिपेट करेंगे। जो बीड पार्टिसिपेशन रहेगा मिनिमम 21 डेज, ठीक है, और उसका मैक्सिमम पीरियड 45 डेज रहेगा, तो उसी के अंदर वो बीड सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्लियर पता चल जाएगा। ए हाई सिक्योरिटी गवर्नमेंट रिसर्च फैसिलिटी needs a deep sea underwater drone with integrated thermal imaging and 48-hour battery life for specialized hull inspections। इसमें क्या है, एक हाई सिक्योरिटी गवर्नमेंट रिसर्च जो सेंटर है उसको डीप सी अंडर वाटर ड्रोन चाहिए। डीप सी अंडर वाटर ड्रोन, उसमें क्या फीचर होना चाहिए ना, इंटीग्रेटेड थर्मल इमेजिंग, और उसका जो बैटरी लाइफ रहेगा 48 आवर। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे इंटीग्रेटेड थर्मल इमेजिंग है कि 48 आवर बैटरी लाइफ, ऐसा नहीं है कि डीप सी अंडर वाटर ड्रोन अवेलेबल नहीं है, जेम पोर्टल में अवेलेबल है डीप सी अंडर वाटर ड्रोन, मगर ये जो स्पेशलाइज फीचर है, ये इंटीग्रेटेड थर्मल इमेजिंग की 48 आवर बैटरी लाइफ, तो इस स्पेसिफिकेशन का ड्रोन अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप कस्टम बिड इनवाइट करेंगे। ओके, वो स्पेसिफिकेशन इट मींस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन रिलेटेड कमोडिटी आप क्रिएट करके टर्म्स एंड कंडीशंस और जो स्कोप ऑफ वर्क करके आपको अपलोड करना है और बीड इनवाइट करना है। अच्छा, द सर्च, द बायर सर्चेस जेम फॉर अंडर वाटर ड्रोन्स, दे फाइंड सेवरल इट मींस हॉबिस्ट ड्रोन्स और स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन आरओवीज, but none that support a 48-hour battery or in the specified thermal sensor required। ऐसा नहीं कि बायर को नहीं मिल रहा है, बायर सर्च किया, ठीक है, मगर ड्रोन तो अवेलेबल है, मगर जो स्पेशलाइज एक्चुअली फीचर चाहिए, जैसे उसका बैटरी लाइफ 48 आवर होगा कि एक स्पेसिफिक थर्मल सेंसर चाहिए, तो उस तरीके का एक्चुअली ड्रोन उसको जेम कैटलॉग में नहीं मिला। फिर वो अंडरटेकिंग मेंशन करेगा कि मुझे जो 48 आवर बैटरी लाइफ का ड्रोन चाहिए, जो डीप सी अंडर वाटर ड्रोन, और उसमें इस स्पेसिफिक थर्मल सेंसर होना चाहिए, एक्चुअली वो नहीं है जेम कैटलॉग में। तो इसके लिए
मुझे कस्टम बिड इनवाइट करना है, ठीक है। तो आपको एक अंडरटेकिंग देना है। देखिए अंडरटेकिंग में क्या मेंशन होगा कि आई हैव चेक्ड द एग्जिस्टिंग कैटेगरीज ऑफ आरओवीज और ड्रोन्स एंड नॉट मीट द 48 आवर एंड्योरेंस रिक्वायरमेंट नेसेसरी फॉर आवर ऑपरेशन। वो क्लियरली मेंशन करेगा कि मैं सर्च किया ये अंडर वाटर ड्रोन तो अवेलेबल है, मगर मुझे जो 48 आवर बैटरी लाइफ चाहिए उस तरीके का ड्रोन मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो आपको एक अंडरटेकिंग देना है, डिक्लेरेशन देना है। फिर आप कस्टम बिड अब इनवाइट करोगे तो उस स्पेसिफिकेशन आप एक पीडीएफ में क्लियरली मेंशन करेंगे कि मुझे ये डीप सी अंडर वाटर ड्रोन उसका ये फीचर्स होना चाहिए, जैसे 48 आवर बैटरी लाइफ, कि उसका इस स्पेसिफिक थर्मल जो इमेजिंग सेंसर ये सब चाहिए, ठीक है। आपका टर्म्स एंड कंडीशन स्कोप ऑफ वर्क करके आपको बिड इनवाइट करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए द बायर अपलोड से पीडीएफ डॉक्यूमेंट, उसमें डिटेल रहेगा कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ द मोटर का टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या होगा, जो ड्रोन मोटर का, उसका सेंसर वेवलेंथ क्या रहेगा, उसका बैटरी केमिस्ट्री। तो उसके ऊपर आपको खुद को बोलना है कि मुझे उसका टेक्निकल स्पेसिफिक मोटर का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये होना चाहिए, सेंसर वेवलेंथ ये होना चाहिए, उसका बैटरी लाइफ ये होना चाहिए। आप ऐसे करके एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके आपको अपलोड करना है। फिर द टेंडरिंग दे सेट द बीड, राइट, दे सेट द बीड टू रिमेन ओपन फॉर 30 डेज, क्योंकि मैं बताया कस्टम बीड में जो आप बीड पार्टिसिपेशन जो टाइम रहेगा मिनिमम 21 डेज और मैक्सिमम 45 डेज। तो यहां पर जो मेरा ये जो इमेजिनरी एग्जांपल है, मैं बोल दिया कि मेरा जो बीड ड्यूरेशन रहेगा जिसमें सेलर्स उनका इट मींस बीड सबमिट करेंगे 30 डेज रहेगा, ओके, क्योंकि विद इन 21 टू 45 डे रूल टू एंश्योर ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैव टाइम। तो इसमें क्या है, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स है, जो मैन्युफैक्चरर्स एक्चुअली अक्रॉस वर्ल्ड वो सेल करते हैं ये डीप सी अंडर वाटर ड्रोन, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं यदि वो सफिशिएंट टाइम दे दिया गया। तो इसीलिए कस्टम बिड में थोड़ा टाइम दिया जाता है, क्योंकि हमको स्पेशलाइज इट मींस कमोडिटी चाहिए, उसका जो स्पेसिफिक जो फीचर्स है वो जेम कैटलॉग में नहीं था, अभी हम उसको क्रिएट करके अपलोड कर दिया, बीड इनवाइट किया, ठीक है। तो उसमें ग्लोबल सफिशिएंट टाइम देंगे तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स इनवाइट करेंगे और हमको लिस्ट प्राइस में मिलेगा, ठीक है। तो ये था कस्टम बिड। फिर नेक्स्ट में चलेंगे, एक नेक्स्ट अनदर वन बिल ऑफ क्वांटिटीज। बिल ऑफ क्वांटिटीज क्या है, मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं। बिल ऑफ क्वांटिटीज ये जो बीड है उसमें सपोज एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो बड़ा प्रोजेक्ट में आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, कि आपको जो इक्विपमेंट्स चाहिए, कि आपको जो आर्टिकल्स चाहिए, सपोज उसका टोटल प्राइस आ जाता है सपोज 2 करोड़। सपोज मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में सपोज आ गया टोटल पैकेज प्राइस 2 करोड़, मगर यहां पर आप बोलोगे मुझे बिल ऑफ क्वांटिटीज का बीड चाहिए, मुझे इसमें सपोज ईच एंड एवरी आइटम का यूनिट प्राइस मुझे चाहिए, मुझे फिर बाद में मुझे तो वो तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट आ जाएगा, मगर मुझे ये जो प्रोजेक्ट में जो आर्टिकल्स यूज होगा, कि जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होगा, कि जो इक्विपमेंट्स यूज होगा, मुझे ईच एंड एवरी इक्विपमेंट इवन एक नॉट एंड बोल्ट का भी मुझे यूनिट प्राइस चाहिए। फिर जो कॉस्ट आएगा प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो जब आपको एक्चुअली बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट टर्न की प्रोजेक्ट होता है और वहां पर बहुत कुछ आर्टिकल्स यूज होता है, तो आप बोलते हो नहीं मुझे, मैं पैकेज के हिसाब से नहीं लूंगा, मुझे ईच एंड एवरी यूनिट का यूनिट प्राइस चाहिए, ईच एंड एवरी आर्टिकल का यूनिट प्राइस चाहिए। तो उस केस में एक्चुअली बिल ऑफ क्वांटिटीज यूज होता है। तो बीओक्यू बेस्ड बिडिंग इज ए मेथड यूज फॉर कॉम्प्लेक्स लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, याद रखिए, where a single total price is not enough to understand the value of what you are buying। तो एक सिंगल टोटल प्राइस, जैसे टोटल प्राइस में बताया 2 करोड़, जैसे टोटल प्राइस आ जाता है, ठीक है, जो भी आर्टिकल्स जो भी इक्विपमेंट्स आप खरीदेंगे, मगर आप ये टोटल प्राइस आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जो भी इक्विपमेंट्स यूज होगा उसको ईच एंड एवरी इक्विपमेंट ईच एंड एवरी आर्टिकल का मुझे यूनिट प्राइस चाहिए। तो आप वन पैकेज इंस्टेड ऑफ बिडिंग ऑन वन पैकेज द सेलर मस्ट प्रोवाइड ए लाइन बाय लाइन प्राइस
फॉर एवरी सिंगल कंपोनेंट और सर्विस रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए ईच एंड एवरी आर्टिकल का यूनिट प्राइस चाहिए। मुझे टोटल पैकेज में नहीं लेना है, मुझे चाहिए कि टोटल प्रोजेक्ट में जो भी आर्टिकल्स, जो भी इक्विपमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगेगा, ईच एंड एवरी आर्टिकल, ईच एंड एवरी इक्विपमेंट, ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट का मुझे यूनिट प्राइस चाहिए। पर यूनिट क्या प्राइस है, ठीक है। तो इस केस में बिल ऑफ क्वांटिटी यूज होता है। बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है, जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट होता है, उस केस में बहुत कुछ आर्टिकल्स, बहुत कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है। उस केस में हम इस तरीके का बिड को इनवाइट करेंगे, तो उसमें हमको क्या फायदा होगा ना, ईच एंड एवरी आर्टिकल का हमको यूनिट प्राइस मालूम होगा और फिर हमको टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट मालूम होगा, ठीक है। की फीचर्स देखिए, ये एक ग्रानुलर ट्रांसपेरेंसी। द बायर डज नॉट सी ए फाइनल बिल ऑफ ₹1 crore। they see exactly how much is being charged for a single knot, bolt or hour of labor। यहां पर बायर बोल रहा है कि सपोज टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 crore आएगा, मगर मेरा इंटरेस्ट उसके ऊपर नहीं है। मेरा कहने का बात है कि जो भी आर्टिकल्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होगा प्रोजेक्ट में, उसका ईच एंड एवरी आर्टिकल का मुझे यूनिट प्राइस चाहिए। पर यूनिट क्या प्राइस है, यही है। टॉर्न की सुइटेबिलिटी मींस टॉर्न की जो प्रोजेक्ट होता है वो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है, ओके, बिग प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। उस केस में इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर टर्न की प्रोजेक्ट्स वेयर द कॉन्ट्रैक्टर हैंडल्स एवरीथिंग फ्रॉम डिजाइन टू कंप्लीशन। टर्न की प्रोजेक्ट में क्या है, पूरा डिजाइन से लेकर कंप्लीशन तक वो कॉन्ट्रैक्टर उसको पूरा हैंडल करेगा। तो उसमें बहुत कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है। तो यहां पर बायर इसलिए बोलता है कि ये प्रोजेक्ट में जो भी आर्टिकल्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगेगा, मुझे पर आर्टिकल का, पर इंस्ट्रूमेंट का प्राइस मुझे चाहिए, ठीक है। एवैल्यूएशन फ्लेक्सिबिलिटी, while the contract is usually awarded based on the total L1, having the item wise breakup allows the buyer to ensure no individual item is being gold plated or overpriced। यहां पर एवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो BOQ बिड में आपको एक्सेल सीट डाउनलोड करना है, जिसको बोलते हैं BOQ टेम्पलेट। एक्सेल सीट डाउनलोड करके आपको डिटेल्स, जो जो आइटम्स, जो जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो जो इक्विपमेंट, जो जो आर्टिकल्स चाहिए आप लिख दीजिए, और कितना यूनिट्स चाहिए, कितना नॉट चाहिए, कितना बोल्ट चाहिए, इधर लिख दीजिए। फिर आपको चाहिए क्या है, पर यूनिट प्राइस चाहिए। तो आपको यहां पर आइटम्स क्वांटिटी दे देना है, जो डाउनलोड कर देना है। BOQ बिड आप जाकर क्या करेंगे, एक्सेल सीट डाउनलोड करेंगे। एक्सेल सीट में क्लियरली मेंशन करेंगे कि ये 100 आइटम्स की 200 आइटम्स चाहिए और मुझे इतना इतना यूनिट्स चाहिए और मुझे पर यूनिट प्राइस क्या है, ये करके आपको अपलोड कर दीजिए। और जो फार्म्स एक्चुअली बिड में पार्टिसिपेट करेंगे वो पर यूनिट प्राइस डालेंगे, पर यूनिट प्राइस, और आप जितना यूनिट्स डाला है, सपोज 100 यूनिट्स, पर यूनिट 10 रुपीज, 100 यूनिट्स कितना है, पर यूनिट 20 रुपीज, 1000 यूनिट्स कितना है, फिर आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो फिर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जब बिड में पार्टिसिपेट करेंगे, ऑटोमेटिकली जेम पोर्टल उसको कंपेयर कर देगा। जो जो फार्म्स, सपोज 5 फार्म्स आ गए, उनका पर यूनिट प्राइस देके आप जो जो क्वांटिटी डाला है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर दिए। तो उसमें बाद में जो L1 होगा, जिसका लिस्ट होगा, उसी से हमको खरीदना है, उसी से हमको प्रोक्योर करना है बायर को। समझ में आ रहा है कि नहीं। बाकी यदि आपको कुछ एडिशनल आइटम्स चाहिए, वही प्राइस में आपको खरीदना है। यदि जब आपको एडिशनल आइटम्स चाहिए, मगर उस समय एक्चुअली डायनामिक प्राइस है ना, प्राइस चेंज होता रहेगा मार्केट कंडीशन के हिसाब से। तो जब आपको एडिशनल आइटम चाहिए, यदि उसमें नॉर्मली हम देखेंगे प्राइस बढ़ चुका है, मगर यहां पर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी BOQ बिड में जो फार्म्स एक्चुअली जिसको अवार्ड दिया गया है, वो ऑलरेडी उसका प्राइस फिक्स है, पर यूनिट इतना प्राइस है। यदि आपको और एक्स्ट्रा 50 यूनिट्स की, 100 यूनिट्स की, 1000 यूनिट्स की, 500 यूनिट्स चाहिए, मगर उसी प्राइस में, उसमें प्राइस चेंज नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसमें क्या है, जो प्राइस वंस फिक्स हो गया उसी प्राइस में आपको प्रोक्योर करना है। अच्छा, मॉनिटरिंग प्राइस हाइक्स इफ द प्रोजेक्ट स्कोप इंक्रीजेस लेटर, दैट इज टू से, मैं जो अभी बताया, यू नीड 50 मोर यूनिट्स of a specific part, the BOQ serves as a fixed price reference. The seller cannot suddenly hike the price for those additional units. तो जो एडिशनल यूनिट्स चाहिए उसके लिए सडनली वो प्राइस हाइक नहीं करेगा, मगर मार्केट में हाइक हो चुका है, मगर यहां पर सेलर प्राइस हाइक नहीं करेगा।
जो प्राइस फिक्स हुआ है वही प्राइस में आपको देगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखिए। आपको सपोज यहां पर दे दिया, सपोज ए स्कूल wants to set up a computer lab through GEM using BOQ bidding। आपको कंप्यूटर लैब में इट मीन्स एक कंप्यूटर लैब आप सेटअप करना है। कंप्यूटर लैब में बहुत कुछ आइटम्स चाहिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए, यूपीएस चाहिए, नेटवर्किंग केबल चाहिए, बहुत कुछ चीज चाहिए कंप्यूटर लैब में। तो उसमें आप बीओक्यू बिडिंग में जाएंगे। इसमें आप उसका टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे, बीओक्यू टेम्पलेट जो एक्सेल सीट, उसमें सब आइटम्स को मेंशन करेंगे, मुझे डेस्कटॉप कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, नेटवर्किंग केबल चाहिए। क्वांटिटी आप डाल देंगे, इतना डाल के आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद जो भी सेलर्स पार्टिसिपेट करेंगे वो प्राइस मेंशन करेंगे, प्राइस पर यूनिट मेंशन करेंगे, प्राइस पर यूनिट आ गया वो मेंशन करेंगे फॉर्म्स। फिर टोटल प्राइस आ गया, टोटल प्राइस आने के बाद टोटल जो कंप्यूटर लैब सेटअप करने के लिए कितना प्राइस होगा वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसे सभी फॉर्म्स पार्टिसिपेट करेंगे, बाद में वही जेम पोर्टल ऑटोमेटिकली वो कंपैरिजन स्टेटमेंट निकाल देगा। कंपैरिजन स्टेटमेंट में सपोज 5 सेलर पार्टिसिपेट किए, उनका वो पर यूनिट प्राइस दे दिए, फिर टोटल प्राइस निकाल दिए। फिर जो 5 फॉर्म्स को ऑटोमेटिकली कंपैरिजन स्टेटमेंट निकाल देगा जेम पोर्टल, और बाकी आपको इन्फॉर्म करेगा कि ये फॉर्म एक्चुअली इतना इतना डिमांड कर रहे हैं, जिसका L1 होगा उससे आपको प्रोक्योर करना है। ठीक है, तो इसी एग्जांपल में देखिए टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 7 लाख आ रहा है। बायर्स कैन सी ईच आइटम प्राइस सेपरेटली। बायर्स देख लिया कि जो भी चाहे डेस्कटॉप है कि प्रिंटर है कि केबल्स है, तो उसमें तो पूरा स्पेसिफिक प्राइस भी आ गया, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी और बेटर कॉस्ट कंट्रोल आ गया। तो BOQ बेस्ड बिडिंग अलाउज बायर्स इन जेम टू एनालाइज आइटम वाइज प्राइसेस इन लार्ज प्रोजेक्ट्स, evaluate bids properly and monitor future price changes। समझ में आ गया? इसमें सपोज आपको कुछ एडिशनल आइटम चाहिए, सपोज आपको ज्यादा डेस्कटॉप, अभी आप 20 डाला था और 5 डेस्कटॉप चाहिए, तो उस समय मार्केट में जब आपको 5 एडिशनल डेस्कटॉप चाहिए, आप देखा कि मार्केट में उसका प्राइस बढ़ चुका है, मगर यहां पर नहीं होगा, क्योंकि जिस सेलर को आप अवार्ड दिया है वो वही फिक्स प्राइस में देगा, सडनली प्राइस हाइक नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर कंपैरिजन हो जाएगा, जितना सेलर्स पार्टिसिपेट करेंगे ऐसे कंपैरिजन होगा, जिसका L1 होगा उसी से ही हम प्रोक्योर करेंगे। ठीक है, एक वर्क फ्लो दिया है देखिए, जो आप जब BOQ बीड, जो बिल ऑफ क्वांटिटीज बीड इनवाइट करेंगे, फर्स्ट आपको डाउनलोड करना है, मैं बताया BOQ टेम्पलेट एक्सेल सीट डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद बायर फिल्स करेगा, मुझे ये आइटम चाहिए और इतना इतना यूनिट्स क्वांटिटी चाहिए, चाहे मीटर में मुझे सपोज ये मुझे इतना केजी चाहिए, कि ये इतना मीटर चाहिए, कि ये इतना नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो आप ओनली 2 चीज देंगे, आइटम्स, क्वांटिटी। फिर जो बायर उसको अपलोड करेगा एक्सेल सीट को, फिर बीडर आ जाएंगे, जो बीडर पार्टिसिपेट करेगा, तो व्हेन ए बीडर पार्टिसिपेट्स दे डाउनलोड द सेम एक्सेल सीट। जो बीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे वो एक्सेल सीट को डाउनलोड करेंगे और उनका यूनिट प्राइस दे देंगे। ओके, फिल इन देयर यूनिट रेट्स इन द प्रोटेक्टेड सेल एंड अपलोड इट बैक। फिर वो यूनिट प्राइस और जितना यूनिट आप दिया है उसको कैलकुलेट करके फिर अपलोड कर देंगे। तो जेम सिस्टम क्या करेगा, उसको कंपेयर, ऑटो एवेल्युएशन, ऑटोमेटिकली कंपैरिजन स्टेटमेंट निकाल देगा। ओके, कंपैरिजन स्टेटमेंट निकालने के बाद जो भी एक्चुअली टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट जिसका लेस होगा उसी को अवार्ड चला जाएगा। तो जेम सिस्टम रीड्स द अपलोडेड एक्सेल फाइल्स फ्रॉम ऑल बिडर्स एंड ऑटोमेटिकली जनरेट्स ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आ गया, सपोज जो आइटम्स है, कोई 7 लाख है, कोई 6,50,000, सपोज एक बोला 7 लाख, एक बोला 6.5 लाख, एक बोला 6 लाख, ऐसे आ गया, तो आपको जो लिस्ट प्राइस होगा उसी से प्रोक्योर करना है। ठीक है, क्लियर? तो ये प्रोसेस था। अच्छा, जेम पोर्टल में बायर को क्या क्या एडवांटेजेस मिल रहा है आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अभी आ रहा है। ठीक है, अभी जो KVS NVS का एग्जाम है, चाहे आपका टीचिंग पोस्ट हो कि नॉन टीचिंग पोस्ट हो, उसमें दे रहा है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी है 40%। तो एडवांटेजेस फॉर बायर देखिए, एंड टू एंड सिस्टम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू पेमेंट, प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी एंड इजी ऑफ बाइंग, provides option for search
compare, select and buy facility, offers rich listing of products for individual categories of goods or services, up to date user friendly dashboard for buying, monitoring, supplies and payments, कि order process redesigned for easy of use, कि option to provide multiple consignee locations and quantity after authentication, bunching for products और सर्विसेज और प्राइस ट्रेंड, ये सब एडवांटेजेस आ रहा है बायर के लिए। एंड टू एंड पूरा रजिस्ट्रेशन टू पेमेंट है। ओके, जेम पोर्टल में जो इट मीन्स चाहे सेलर्स और बायर्स खुद को वो रजिस्टर करेंगे और अप टू पेमेंट तक। ओके, बहुत ट्रांसपेरेंट है और इजी ऑफ बाइंग है, क्योंकि वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट है और आपको जो स्पेसिफिकेशन चाहिए उसी स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट देखिए, और बहुत बहुत कॉम्पिटेटिव है, तो कम प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में आपको खरीदना है। इसीलिए तो वो सिस्टम एफिशिएंट है, इसीलिए तो वो जेम सिस्टम एक्चुअली बहुत ट्रांसपेरेंट है। आप सर्च कर सकते हो, प्रोडक्ट कंपेयर कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और इजी बाइंग फैसिलिटी है और रिच लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है और अप टू डेट यूजर फ्रेंडली, जो डैशबोर्ड बहुत फ्रेंडली डैशबोर्ड है। आप जाएंगे तो कैटलॉग आ जाएगा, कैटलॉग में चेक कीजिए और स्पेसिफिकेशन डालते रहिए और आपको बढ़िया प्रोडक्ट आ जाएगा, उसको कंपेयर कीजिए, जो लीस्ट प्राइस होगा उससे खरीदिए। ऑर्डर प्रोसेस ऑल्सो रीडिजाइन फॉर इजी ऑफ यूज, ऑर्डर प्रोसेस भी बहुत इजी है। ऑप्शन टू प्रोवाइड मल्टीपल कंसाइन लोकेशंस, अभी आप क्या है, मल्टीपल कंसाइन लोकेशंस। सपोज आप 100 लैपटॉप्स खरीदेंगे, आप बोलेंगे जो दिल्ली में ऑफिस है वो वहां पर 40 जाएगा, जो चेन्नई में ऑफिस है वहां पर 20 जाएगा, जो हैदराबाद में है वहां पर 20 जाएगा और कलकत्ता में 20 जाएगा। ऐसे डिफरेंट लोकेशन आ गया और डिफरेंट कंसाइनी, कंसाइनी मीन्स जो प्रोडक्ट को रिसीव करेगा। मगर भाई आप 100 कंप्यूटर्स एक्चुअली प्रोक्योर करने के लिए ऑर्डर दिया, मगर डिफरेंट लोकेशंस में जाएगा। 40 कंप्यूटर्स जाएगा न्यू दिल्ली, तो उसका कंसाइनी अलग है जो रिसीव करेगा। चेन्नई 20, कोलकाता 20, हैदराबाद 20, ठीक है। तो हो सकता है आगे में एग्जाम्पल में डिस्कस करूंगा मैं। बंचिंग फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज और प्राइस ट्रेंड भी, सो ये सब एडवांटेजेस फॉर बायर है, ठीक है। नेक्स्ट वन, रोल्स देखेंगे बायर का। बायर यूजर रोल्स बेस्ड ऑन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। फर्स्ट, प्राइमरी यूजर। प्राइमरी यूजर क्या है, जो डिपार्टमेंट हेड है, वो उसके पास पावर है, ठीक है। वो उसके पास क्या क्या है, यदि प्राइमरी यूजर रिलेटेड में आता है, वो डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करेगा और क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी यूजर्स, सेकेंडरी यूजर्स में जो बायर है कि कंसाइन है, ओके, दोनों को वो एक्चुअली रजिस्टर कराएगा प्राइमरी यूजर। मैनेज यूजर्स एंड डीएक्टिवेशन, सपोज उसके पास पावर है सेकेंडरी यूजर का कि ये कंसाइनी है, ये बायर है, कि बायर कंसाइनी सेम पर्सन भी हो सकता है, मगर वो चाहेगा नहीं और एक आदमी को हम दे देंगे, तो जो प्राइमरी यूजर है वो उसको डीएक्टिवेट करके और न्यू पर्सन को दे सकता है रोल। मॉनिटरिंग ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड, मॉनिटर भी कर सकते हैं जो ऑर्डर प्लेस हुआ है इसका पोजीशन क्या है। तो प्राइमरी यूजर बहुत पावरफुल है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट मेल आईडी देकर ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करेगा, फिर वो चूज करेगा कि मेरा बायर कौन रहेगा और मेरा कंसाइनी कौन रहेगा। बायर एक्चुअली वो बायर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायर ही बीड इनवाइट करेगा, बायर ही एक्चुअली प्रोडक्ट को कंपेयर करेगा, ठीक है। और डायरेक्ट परचेज करना है तो बायर ही करेगा, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को चेक करेगा, बीड इनवाइट करेगा, समझ रहे हो कि नहीं। कंसाइनी का है, कंसाइनी रिसीव करेगा, कंसाइनी का बात है जब गुड डिलीवर होगा वो रिसीव करेगा गुड को, ठीक है। तो प्राइमरी यूजर जो उसका मेन रोल है, वो सपोज चाहेगा कि सेकेंडरी यूजर, सपोज ये है, ये बायर है, कंसाइन है, उनको डीएक्टिवेट करके न्यू लोगों को वो रजिस्टर करा सकता है। और मॉनिटरिंग ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड, ठीक है। इसके ऊपर भी और आगे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो इंडेंटर है वो सिलेक्ट द आइटम एंड ऐड इट इन स्पेसिफिक बायर्स कार्ट। जो इंडेंटर का रोल है वो आइटम को सिलेक्ट करेगा और जो बायर्स का कार्ट है उसमें रखेगा, ठीक है। फिर बायर आ जाएगा, बायर एंड कंसाइनी कैन बी द सेम एंटिटी। मैं बताया बायर कंसाइनी सेम पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। बायर का काम, बायर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी यूजर क्या है, प्राइमरी यूजर जो हेड है
वो ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कर दिया और बायर कंसाइनी कौन कौन रहेंगे उनको डिसाइड करके रजिस्टर कर दिया, मगर वो मेन पावर उसके हाथ में रहेगा। वो चाहेगा वो ये बायर है उसको मैं डीएक्टिवेट करके और एक नया आदमी को मैं रजिस्टर कर दूंगा, कर सकता है। सपोज ये कंसाइनी है, कंसाइनी को मैं डीएक्टिवेट करके और न्यू कंसाइनी में दे दूंगा। तो ये सब प्राइमरी यूजर का। तो बायर कंसाइनी सेम पर्सन हो सकता है। तो बायर कंसाइनी जो है उनका काम, बायर मेन तो परचेज करता है, ठीक है, और कंसाइनी जो है वो गुड रिसीव करेगा। हैव यू क्लियर अंडरस्टूड? तो वही है। तो मगर यहां पर आपको याद रखना है बायर कंसाइनी सेम पर्सन हो सकता है। टेक्निकल एवेल्युएटर जो बीडर्स जब बीड सबमिट करेंगे उनका जो टेक्निकल पैरामीटर्स को वो एवेल्युएट करेगा। कंसाइनी का बात अभी बताया, वो गुड को एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा। जब गुड आएगा वो जब गुड डिलीवर होगा वो उसको रिसीव करेगा, चाहे वो रिजेक्ट कर सकता है। यदि सेम जो स्पेसिफिकेशन का कमोडिटी हम प्रोक्योर करने के लिए ऑर्डर दिए थे, यदि सेम स्पेसिफिकेशन का गुड हमको नहीं मिल रहा है, रिजेक्ट कर सकता है और क्रैक जनरेट होगा। कंसाइनी रिसिप्ट इट मींस उसको क्रैक को जनरेट करेगा। हैव यू क्लियर अंडरस्टूड? तो आल्सो जनरेट्स क्रैक, कंसाइनी का काम है। जो प्रोविजनल एक है प्रोविजनल, ठीक है, रिसिप्ट सर्टिफिकेट है, पीआरसी है, ये प्रोविजनल है। 48 आवर्स के अंदर जब गुड जो लोकेशन है कंसाइनी का लोकेशन, जब गुड डिलीवर हो जाएगा पीआरसी जनरेट होगा 48 आवर्स के अंदर, प्रोविजनल रिसिप्ट सर्टिफिकेट। और जब गुड एक्चुअली डिलीवरी होगा, जब गुड रिसीव करेगा कंसाइनी, उसका 10 डेज के अंदर, उसका 10 डेज के अंदर क्रैक जनरेट होगा। ओके, हैव यू क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो क्रैक जनरेट जब हो जाएगा तब इट मींस बिल जनरेट होगा और पेमेंट होगा। ओके, तो फिर डीडीओ जो है, डीडीओ का काम है, यहां पर देख लीजिए, जो डीडीओ का काम है वो प्रोसेस बिल्स एंड पुशेस बिल अप टू पीएफएमएस। तो डीडीओ प्रोसेस करने के बाद ही पीएफएमएस के माध्यम से जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है उससे पेमेंट होगा। और पीएओ जो पेमेंट करेगा वो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर करेगा, डीडीओ अप्रूव करेगा और पीएओ उसको पेमेंट करेगा थ्रू पीएफएमएस, ठीक है नहीं? तो ये सब डिफरेंट रोल्स है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ओके, तो क्रैक जो है कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, कंसाइनी रिसिप्ट, ओके, एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। तो एक जब और एक बार बता रहा हूं, जैसे आप गुड डिलीवर हो जाएगा तब प्रोविजनल रिसिप्ट सर्टिफिकेट एक जनरेट होगा 48 आवर्स के अंदर, ठीक है, पीआरसी 48 आवर्स के अंदर। मगर जब गुड डिलीवर हो जाएगा, जब कंसाइनी उसको रिसिप्ट करेगा, उसका विद इन 10 डेज क्रैक जनरेट होगा, विद इन 10 डेज, ओके, क्रैक जनरेट होगा। कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट जनरेट होगा। ये जनरेट होने के बाद, ये कितना दिन के अंदर, जब गुड डिलीवर हो जाएगा कंसाइनी लोकेशन में विद इन 10 डेज, ये जब जनरेट हो जाएगा तब हम इनवॉइस जनरेट करके, इनवॉइस मींस एक्चुअली बिल प्रोसेस करके उसको पेमेंट करने के लिए ऑर्डर दे दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये सब थोड़ा मैं एक्सप्लेन किया, आगे में चलेंगे। देखिए अभी प्राइमरी यूजर कौन है, मैं अभी बताया था प्राइमरी यूजर इज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर, प्रिंसिपल, हेड ऑफ ऑफिस, ये सब प्राइमरी यूजर है। उसका जो मेन रोल है वो ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करेगा ऑन जेम एंड कंट्रोल्स द अकाउंट। जेम में ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करेगा। जब रजिस्टर होगा उसमें गवर्नमेंट मेल चाहिए, gov.in, nic.in, पर्सनल मेल आईडी नहीं होगा, जैसे जीमेल, रेडिफ की याहू, ये सब नहीं होगा, उसमें गवर्नमेंट मेल चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। द प्राइमरी यूजर क्रिएट्स एंड ऑथराइजेस सेकेंडरी यूजर। तो प्राइमरी यूजर ऑथराइजेशन देगा सेकेंडरी यूजर को कि जो बायर है, जो कंसाइनी है, उनको रजिस्टर करेगा। प्राइमरी यूजर रजिस्टर करेगा और जब चाहेगा डीएक्टिवेट करेगा। तो जनरली जो प्राइमरी यूजर वो परचेज नहीं करता है। प्राइमरी यूजर क्या है, वो मॉनिटरिंग करेगा और वो ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करेगा। और जो सेकेंडरी यूजर्स है, जैसे बायर है, कंसाइनी है, उनको वो रजिस्टर करेगा और जब चाहेगा वो उनको डीएक्टिवेट करके न्यू लोगों को फिर बायर और कंसाइनी के आकार में उनको रजिस्टर करेगा।
और मॉनिटर करेगा, ओवरऑल मॉनिटरिंग पावर उसके पास है। डायरेक्टली वो रूटीन परचेज नहीं करता है प्राइमरी यूजर, ठीक है। सेकेंडरी यूजर्स आर क्रिएटेड बाय प्राइमरी यूजर, दे परफॉर्म ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑन द पोर्टल, जो भी पोर्टल में ऑपरेशन होता है तो वो करेगा सेकेंडरी यूजर। डिफरेंट रोल्स सेकेंडरी यूजर कौन हो सकते हैं? बायर, कंसाइनी हो सकता है। मैं अभी बताया था बायर कंसाइनी सेम पर्सन हो सकता है, सेम पर्सन हो सकता है कि डिफरेंट पर्सन हो सकता है, एक बायर है एक कंसाइनी है। तो बायर मेन परचेज करता है, बायर का काम है, बायर एक्चुअली गुड को परचेज करता है, वो गुड को डिटेक्ट करेगा, कार्ट में रखेगा और उसको प्रोक्योर जैसे बीड को इनवाइट करेगा, उसका काम वही है। कंसाइनी का काम है वो जब प्रोडक्ट डिलीवर होगा वो एक्सेप्ट करेगा और जो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, जो गुड को हम ऑर्डर किए थे कि उसका स्पेसिफिकेशन यही होना चाहिए, यदि नहीं है उसको रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो बायर कंसाइनी भी सेम पर्सन हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स दे दिया, सेकेंडरी यूजर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, स्टोर ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन बायर। बायर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बायर इज द पर्सन हु प्लेसेस द ऑर्डर एंड मेक्स द परचेज ऑन जेम, जो ऑर्डर प्लेस करेगा और जेम में परचेज करेगा, उसका काम है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिया गया। एक सेकेंडरी यूजर बायर है, सर्चिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सर्च करेगा प्रोडक्ट सर्विसेज, क्रिएटिंग बीड्स और डायरेक्ट परचेज, चाहे डायरेक्ट परचेज करेगा नहीं तो बीड्स क्रिएट करेगा, प्लेसिंग ऑर्डर्स, प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट बिल्स और परचेज ऑर्डर्स, ठीक है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बायर का, क्लियर। फिर हम आ जाएंगे कंसाइनी। तो कंसाइनी इज ए पर्सन हु रिसीव्स द गुड्स और सर्विसेज। तो बायर एक पर्सन हो सकता है, कंसाइनी एक पर्सन हो सकता है। कंसाइनी बेसिकली स्टोर कीपर, कंसाइनी जो होता है वो स्टोर कीपर होता है, मगर कभी कभी कुछ डिपार्टमेंट में जो बायर होता है वही कंसाइनी होता है। वन पर्सन मे बी प्ले द रोल ऑफ बायर एंड कंसाइनी बोथ, मगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बायर अलग है कंसाइनी अलग है। कंसाइनी बेसिकली स्टोर कीपर है क्योंकि वो गुड्स को रिसीव करेगा, यहां पर दे दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिसीविंग आइटम्स सप्लाइड बाय द सेलर, इंस्पेक्ट करेगा गुड को एंड वेरीफाइंग क्वालिटी और क्वांटिटी, जो हम ऑर्डर किए थे कि ये क्वालिटी का गुड चाहिए कि इतना क्वांटिटी चाहिए वो सब चेक करेगा, इंस्पेक्ट करेगा। एक्सेप्टिंग द गुड्स ऑन द जेम पोर्टल, कंफर्मिंग डिलीवरी। इन मेनी स्मॉल ऑफिसेस, यहां पर देखिए बायर्स एंड कंसाइनी मे बी द सेम पर्सन स्मॉल ऑफिसेस में, बट लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में बायर अलग है और कंसाइनी अलग है, ठीक है। पेमेंट मेथड्स देखिए क्या क्या डिफरेंट, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अभी है पीएफएमएस में, बेसिकली पीएफएमएस ये इंपॉर्टेंट है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सपोज जेम केस में क्या है, जो जेम सेलर वो जो इनवॉइस एक्चुअली जनरेट करेगा, इनवॉइस में बहुत कुछ, इनवॉइस में क्लियर होता है सेलर डिटेल्स जो देखिए मैं इनवॉइस के ऊपर थोड़ा बता देता हूं। जब क्रैक जनरेट हो जाएगा, क्रैक जनरेट होने के बाद देखिए ये कमोडिटी अभी डिलीवरी हो गया, ठीक है, उसको कंसाइनी रिसीव कर दिया, उसके बाद विद इन 10 डेज क्रैक जनरेट होगा, विद इन 10 डेज क्या होगा, क्रैक, कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट जनरेट होगा। इसके बाद इनवॉइस को अपलोड किया जाएगा, सेलर क्या करेगा, उसका इनवॉइस अपलोड करेगा, इनवॉइस में सेलर डिटेल्स है, इनवॉइस में किसको शिप होगा, माने जो किस लोकेशन को गुड जाएगा, और उसमें जीएसटी आईएन, ओके, उसका जो नंबर होगा, बिल टू जो बायर्स का पूरा एड्रेस रहेगा, जेम इनवॉइस नंबर रहेगा, जेम इनवॉइस डेट रहेगा, और जो ऑर्डर नंबर रहेगा, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, ये सब रहेगा, और सेलर टैक्स इनवॉइस नंबर रहेगा, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, तो डिटेल्स रहेगा, और फिर अमाउंट रहेगा, ठीक है नहीं। तो ये सब इनवॉइस जब क्रैक जनरेट हो जाएगा, क्रैक जनरेट होने के बाद ही इनवॉइस, सेलर इनवॉइस को अपलोड करेगा, और इनवॉइस मींस एक्चुअली पेमेंट प्रोसेसिंग करने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है, पेमेंट करने के लिए बिल, एक्चुअली वो इनवॉइस मींस वही है बिल, ओके, जिस बिल को हम डाउनलोड करके, बायर डाउनलोड करके पेमेंट करेगा पीएफएमएस से, ठीक है कि नहीं। तो फर्स्ट वन पीएफएमएस है, ठीक है। तो पीएफएमएस में जो सेलर का एड्रेस होता है, पूरा बैंक डिटेल्स, फर्स्ट पीएफएमएस में
जो सेलर का जो बैंक डिटेल्स है उसको कनेक्ट किया जाएगा। वो प्रोसेसिंग होने के बाद फिर डायरेक्टली मनी बायर, इट मींस बायर का जो पीएफएमएस से मनी पेमेंट होगा और डायरेक्टली वो जाकर सेलर का अकाउंट में जमा होगा। तो ये एक पीएफएमएस वेरी कॉमन मेथड है। और इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, आईएफएमएस, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज प्राइमरली यूज द आईएफएमएस। याद रखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज है वो आईएफएमएस को यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो देन सीजीडीए, ये डिफेंस अकाउंट है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। ये प्राइमरी, जो प्राइमरी अकाउंटिंग ऑफिसर है डिफेंस डिपार्टमेंट का, यही है, ये डिसाइड करता है सब कुछ। ओके, जो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन यूजेस दिस मोड, पेमेंट मोड उसका वही सीजीडीए रहेगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, याद रखिए, डिफेंस डिपार्टमेंट में। फिर जीपीए, जेम पूल अकाउंट क्या है, जो नॉन पीएफएमएस, जिसमें जिस ऑर्गेनाइजेशन में पीएफएमएस नहीं है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, वो जेम पूल अकाउंट यूज करेंगे। ठीक है, जेम पूल अकाउंट यूज करेंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन में नॉन पीएफएमएस बोल रहा है। ठीक है, जहां पर पीएफएमएस सिस्टम नहीं है। तो टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स आर देयर इन जीपीए, वन चालान मॉडल एंड अनदर वन नॉन चालान मॉडल। दो मॉडल है, चाहे चालान में होगा पेमेंट होगा, नहीं तो नॉन चालान में पेमेंट होगा। तो मगर जेम पूल अकाउंट में क्या है, जब तक एक्चुअली क्रैक जनरेट नहीं होगा तब तक वो मनी रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, जब तक वो उसको होल्ड करके रखेगा अमाउंट को। जब क्रैक जनरेट होगा, क्रैक जनरेट होने के बाद ही इनवॉइस को सेलर अपलोड करेगा, फिर बायर क्या करेगा, इनवॉइस को डाउनलोड करके फिर पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो जब क्रैक जनरेट हो जाएगा, जब बिल अपलोड कर देगा, तो ऑटोमेटिकली वो सेलर का खाते में अकाउंट चला जाएगा। मगर ये जो जीपी है, जेम पूल अकाउंट है, जहां पर पीएफएमएस फैसिलिटी नहीं है, वहां पर जेम पूल अकाउंट से पेमेंट होता है। ठीक है, रेलवे पेमेंट में, रेलवे पेमेंट सिस्टम यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय द इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट। तो डिफेंस डिपार्टमेंट में जैसे सीजीडीए है, जो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, ठीक है, वही रेलवे जो पेमेंट सिस्टम होता है उसका एक्सक्लूसिवली बाय इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट। इंटरनेट बैंकिंग है, पेमेंट गेटवे बाय एसबीआई। देन नेक्स्ट वन, ईआरपी विथ वेरियस CPSE is integrated with ERPs of various central public services enterprises. तो सेंट्रल पब्लिक सर्विसेज एंटरप्राइजेस उनका ERP सिस्टम है, ERP विद वेरियस सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेस अदर्स, चाहे नेफ्ट, चेक, आरटीजीएस। मगर अभी बहुत पॉपुलर है पीएफएमएस, और स्टेट गवर्नमेंट में जो है आईएफएमएस, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, और डिफेंस में सीजीडीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, रेलवे में रेलवे पेमेंट स्कीम। और वहां जहां पर सपोज कोई पीएसयू है, कि कोई सपोज आपका ऑटोनोमस बॉडी है, उसमें पीएफएमएस नहीं है, तो वहां पर जीपीए यूज होगा। ठीक है, तो ये सब पेमेंट मेथड्स है ऑन जेम। बहुत 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 पॉपुलर है पीएफएमएस, और स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में आईएफएमएस, और डिफेंस में सीजीडीए, और रेलवे का भी एक्सक्लूसिव रहेगा रेलवे पेमेंट सिस्टम। ये सब बहुत पॉपुलर है। ठीक है, अच्छा, पेमेंट सिस्टम को देखिए जेम में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन हम आइडेंटिफाई करेंगे, गुड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑन जेम, ये फर्स्ट देखिए। सेकेंड में उसको एडमिन अप्रूवल करेगा। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल। थर्ड में प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्थ में सैंक्शन ऑर्डर देना है, जो भी आपको आइटम खरीदना है तो आइटम का पूरा लिस्ट देना है। एक सैंक्शन ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, और सैंक्शन ऑर्डर को साइन करेगा जो आपका अथॉरिटी है, वो उसको साइन करके एक सैंक्शन ऑर्डर एक्चुअली अपलोड होता है, जो जो आइटम्स आपको चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन आइडेंटिफाई होना है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, सेकेंड वन, थर्ड वन आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, फोर्थ वन जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तब आपको सैंक्शन ऑर्डर देना है। सैंक्शन ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा कि ये आइटम हमको खरीदना है। ओके, तो फोर्थ हो गया। ओके, थर्ड फोर्थ हो गया। फिफ्थ में बजट। तो आपको सपोज जितना उसका बजट है, जब सैंक्शन
ऑर्डर आप डिपॉजिट करेंगे, फिर आ जाएगा बजट, सपोज जैसे 2 लाख 3 लाख, उसमें जो कमोडिटी आप प्रोक्योर करना चाहते हो उसका बजट गेट ब्लॉक्ड, क्योंकि इतना बजट तो हम पेमेंट, इतना अमाउंट हम पेमेंट करेंगे फ्यूचर में। ओके, सेलर को। 6th में इनवॉइस आ जाएगा। इनवॉइस में तो, इनवॉइस तो वही बिल है, वो उसमें इनवॉइस में क्या क्या हमें बताया, डिटेल्स होता है, जो सेलर का डिटेल्स होता है, और बाय किस एड्रेस में गुड डिलीवरी होगा, और सेलर का जो जीएसटीएन क्या है, और जो जेएम इनवॉइस नंबर, जो ऑर्डर नंबर क्या है, ऑर्डर डेट क्या था, डिटेल्स रहेगा, कितना क्वांटिटी परचेज किया जाएगा, पर यूनिट प्राइस क्या है, टोटल प्राइस क्या है, सब रहेगा उसमें। फिर 7 में डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी हो गया। देन 8 में मैं बताया था जब डिलीवरी होगा एक पीआरसी जनरेट होगा, प्रोविजनल रिसिप्ट सर्टिफिकेट, डिलीवरी होने का विद इन 48 आवर्स पीआरसी जनरेट होगा, ठीक है। 9th में क्रैक आ जाएगा। 9th में बताया कि जब प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाएगा, जो कंसाइनी है जब प्रोडक्ट रिसीव करेगा उसका 10 डेज के अंदर, ओके, क्रैक जनरेट होगा। क्रैक बताया था कंसाइनी रिसिप्ट, ओके, एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट जब प्रोडक्ट डिलीवरी होगा उसका 10 डेज के अंदर, ओके, वो एक एक्नॉलेजमेंट है, विद इन 10 डेज के अंदर वो क्रिएट होगा, जनरेट होगा। फिर पेमेंट को चलेंगे, क्रैक के बाद पेमेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी इनवॉइस सेलर क्या क्या है, अपलोड कर चुका है। फिर पेमेंट को जाएंगे, उसको डीडीओ पेमेंट को अप्रूव करेगा, फिर पीएओ, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर पीएफएमएस माध्यम से पेमेंट करेगा। तो ये एक पेमेंट सिस्टम का एक सिस्टमेटिक दे दिया। मगर यहां पर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जब प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाएगा तब एक यहां पर देखिए, जब प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाएगा तब आपको प्रोविजनल रिसिप्ट सर्टिफिकेट क्रिएट होगा विद इन 48 आवर्स। फिर जब डिलीवरी हो जाएगा उसका 10 डेज के अंदर क्रैक जनरेट होगा, कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट जनरेट होगा। ये जनरेट होने के बाद ही पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। और मजा बात है, जब भी आप याद रखिए, जब आप जेम में कोई प्रोडक्ट को आप प्लेस करना चाहते हो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एक सैंक्शन ऑर्डर देना है, और सैंक्शन ऑर्डर को जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अप्रूव करेगा। सैंक्शन ऑर्डर में क्लियरली मेंशन है कि मुझे हमको ये आइटम चाहिए, और डेट भी रहेगा उसमें, और उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी साइन करेगा, तब उसको अपलोड किया जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सैंक्शन ऑर्डर, ठीक है। तो सैंक्शन ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रांसपेरेंसी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें पता चलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो अप्रूवल दिया ये गुड्स को प्रोक्योर, ये आइटम्स को प्रोक्योर करने के लिए जेम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ बायर्स में इसमें क्या है, एक फ्लैगिंग होता है, रेड ऑरेंज, एक्चुअली बायर फ्लैगिंग, individual buyers are classified as red and orange as per their payment due status criteria। अच्छा, ये फ्लैगिंग में एक रेड फ्लैगिंग होता है, रेड फ्लैग, ठीक है, ऐसे एक रेड फ्लैग आ जाता है। तो ये रेड फ्लैग क्या है, जब मोर देन 30 पेमेंट्स ड्यू फॉर मोर देन 70 डेज पोस्ट क्रैक, माने क्रैक जनरेट हो गया, क्रैक जनरेट होने के बाद 70 डेज क्रॉस हो गया, उसके बाद 30 पेमेंट्स अभी तक पेंडिंग है, मोर देन 30 पेमेंट्स, मिनिमम 30, मोर देन 30 पेमेंट्स ड्यू है फॉर मोर देन 70 डेज पोस्ट क्रैक, माने क्रैक जनरेट होने के बाद जो कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट जनरेट हुआ उसके बाद तो पेमेंट करना है, मगर उसके बाद एक्चुअली 70 डेज पास हो गया, मगर अभी 30 पेमेंट्स, मोर देन 30 पेमेंट्स ड्यू है, तब वो क्या होगा, जो बायर को रेड फ्लैग दे दिया जाएगा। जब रेड फ्लैग दे दिया जाएगा तब क्या होगा ना, बायर्स एक्चुअली जब रेड फ्लैग हो जाएगा तब सेलर्स नहीं चाहेंगे कि हम ये बायर को प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसका पेमेंट पेंडिंग रहता है। तो इसमें जब रेड फ्लैग बहुत डेंजर है, रेड फ्लैग होने से कोई भी सेलर नहीं चाहेगा सप्लाई करने के लिए। और एक ऑरेंज फ्लैग है, ऑरेंज फ्लैग में क्या है, मोर देन 20 पेमेंट्स ड्यू फॉर मोर देन 70 डेज पोस्ट क्रैक, जैसे कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, उसके बाद 70 डेज, मोर देन 70 डेज हो गया, और उसके बाद 20 पेमेंट्स ड्यू है, तो उसमें एक ऑरेंज फ्लैग, एक ऑरेंज फ्लैग में एक अलर्ट है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, जो फ्लैगिंग है, द फीचर इज इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प द सेलर्स
make informed decisions. Sellers will not be penalized for rejecting orders from red buyers. जब सपोज रेड बायर जब प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहता है, जो सेलर्स क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि रेड फ्लैग मिला है, क्योंकि मोर देन 30 पेमेंट्स ड्यू है आफ्टर 70 डेज ऑफ क्रैक जनरेट होने के बाद पेमेंट होना चाहिए, मगर क्रैक जनरेट हो गया, उसका 70 डेज क्रॉस हो गया, मगर मोर देन 30 पेमेंट्स ड्यू है। तो उसमें जब सेलर्स जब ऑर्डर प्लेस करने के लिए ट्राई करेगा वो रेड फ्लैग बायर, तो उसको सेलर क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, मगर उनको पेनल्टी नहीं लगेगा। मगर नॉर्मली बायर को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, पेनल्टी लगता है, मगर यहां पर जो रेड फ्लैग बायर है उनको सेलर रिजेक्ट कर सकते हैं, उस पर पेनल्टी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये मोर देन 30 पेमेंट्स रेड ड्यू फॉर मोर देन 70 डेज पोस्ट क्रैक, मोर देन 20 पेमेंट्स ड्यू फॉर मोर देन 70 डेज पोस्ट क्रैक ऑरेंज है। तो ये दोनों को याद रखना है, उससे ना आता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बायर्स दिया है, रेड बायर्स और ऑरेंज बायर्स। ठीक है, और कुछ एडवांटेजेस देखेंगे, की एडवांटेजेस फॉर सेलर के लिए क्या एडवांटेजेस है, बायर के लिए तो एडवांटेजेस में डिस्कस कर दिया था। डायरेक्ट एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वन स्टॉप शॉप फॉर बीड्स, रिवर्स ऑक्शन ऑन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, डायनामिक प्राइसेस चेंज होता रहेगा, कभी कभी मार्केट कंडीशन के हिसाब से प्राइस कैन बी चेंज्ड बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। ये डायनामिक प्राइसिंग के ऊपर याद रखिए, क्वेश्चन आता है। डायनामिक प्राइसिंग मींस प्राइस चेंज, जो सेलर्स प्राइस को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। स्ट्रॉन्ग वेंडर रेटिंग सिस्टम, जो वेंडर है, जो सेलर्स का रेटिंग सिस्टम है, उनको रेटिंग देखकर बायर एक्चुअली क्या है, हम देखते हैं क्या रेटिंग है सेलर का, जिसका ज्यादा रेटिंग है उससे हम प्रोक्योर करना चाहते हैं। न्यू प्रोडक्ट सजेशन फैसिलिटी अवेलेबल टू सेलर्स, seller friendly dashboard for selling and monitoring of supplies and payments, news and event section for regular updates, new on GEM shows list of new product categories added। ओके, जो न्यू प्रोडक्ट एक्चुअली कैटेगरीज आ गया वो भी न्यू ऑन जेम वो भी आ सकता है। तो ये सब दीज आर द डिफरेंट एडवांटेजेस फॉर सेलर। तो एडवांटेजेस फॉर बायर, एडवांटेजेस फॉर सेलर ऑन जेम पोर्टल, इसके ऊपर भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसको आप रिमेंबर कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर चुका हूं, तो आराम से आप एडवांटेजेस लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट वन, फंक्शंस देखेंगे। इसमें दिया है, देखिए प्राइमरी यूजर, ये तो हेड है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करेगा। सेकेंडरी यूजर बीड पार्टिसिपेशन, सेकेंडरी यूजर का काम है वो प्लेस करेगा ऑर्डर, गुड्स को प्रोक्योर करने के लिए बीड इनवाइट करेगा। तो फिर सेकेंडरी यूजर प्रोसेस कौन करेगा, प्रोसेस ऑर्डर। तो दोनों बीड पार्टिसिपेशन, प्रोसेस ऑर्डर। ठीक है, तो ये दोनों सेकेंडरी यूजर छोटा छोटा ऑफिस में बायर कंसाइनी सेम हो सकते हैं, मगर बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बायर अलग है, कंसाइनी अलग है। कंसाइनी मींस जो रिसिप्ट करेगा गुड को। रोल बेस्ड सेकेंडरी यूजर्स, बीड पार्टिसिपेशन, देखिए सेकेंडरी यूजर का बीड में पार्टिसिपेट करेगा। प्रोडक्ट अपलोड, प्रोसेस ऑर्डर, पेमेंट कन्फर्मेशन, ये सब सेकेंडरी यूजर का काम है। ठीक है, थोड़ा प्राइमरी और सेकेंडरी तो मैं बता चुका हूं, प्राइमरी सेकेंडरी में बायर कंसाइनी उनका क्या क्या रोल है मैं बता चुका हूं इसको। ठीक है, और एक बार डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट वन एक लोन स्कीम है, अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ये है सहाय लोन स्कीम। आप देखिए, इसको याद रखिए पर्टिकुलरली, जो सहाय लोन स्कीम है, द सहाय लोन स्कीम इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड ऑन द गवर्नमेंट मार्केटप्लेस जेम टू फैसिलिटेट and support the growth of small and medium sized enterprises SMEs in India। जो small and medium sized enterprises है उनको उनका ग्रोथ के लिए ये लोन स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया है लोन जेम पोर्टल में। ठीक है, इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एलिजिबल सेलर्स ऑन द जेम प्लेटफॉर्म, enabling them to overcome financial barriers एंड एक्सपांड देयर बिजनेस ऑपरेशंस। इसका मेन यही है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है जो एलिजिबल सेलर्स ऑन द जेम प्लेटफॉर्म है, तो उनको जैसे फाइनेंशियल बैरियर्स है तो उसको ओवरकम करने के लिए, और उनका कैसे बिजनेस को वो एक्सपांड करेंगे। तो बेसिकली जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है सबको नहीं मिलेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं एक स्मॉल एंटरप्राइज हूं, कि मेरा जो एंटरप्राइज है वो मीडियम है। तो उनको उनका बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए
और उनको जो फाइनेंशियल हर्डल से, फाइनेंशियल बैरियर से, उसको वो कैसे ओवरकम करने के लिए ये लोन फैसिलिटी, लोन स्कीम इंप्लीमेंट किया गया है जेम पोर्टल में। और बेसिकली एसएमईज, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, उनके लिए। ठीक है, थोड़ा फीचर्स देख लीजिए। सहाय प्लेटफॉर्म एम्स टू फैसिलिटेट क्रेडिट to interested proprietors who are registered sellers on GEM portal and have received orders. जिनको ऑर्डर रिसीव हो रहा है, डिटेल्स ऑफ सेलर्स एंड ऑर्डर्स रिसीव्ड ऑन जेम पोर्टल आर शेयर्ड विद द सहाय प्लेटफॉर्म थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ डाटाबेसेस। जो भी सेलर्स वो ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं, उनका ऑटोमेटिकली डाटाबेस एक्चुअली सहाय प्लेटफॉर्म को चला जाएगा। तो इंटीग्रेशन एम्स टू फास्ट ट्रैक द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू इंटरेस्टेड सेलर्स थ्रू द सहाय प्लेटफॉर्म। तो जो भी है, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है जो ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका डाटाबेस सहाय प्लेटफॉर्म को चला जाएगा। फिर यदि उनको फाइनेंशियल नीड है तो ऑटोमेटिकली जो ये जो प्लेटफॉर्म है, सहाय प्लेटफॉर्म है, वो एक्चुअली क्रेडिट को डिस्पर्स करेगा। ठीक है, द फैसिलिटीज अवेलेबल टू जेम सेलर्स हु आर सोल प्रोप्राइटर्स एंड हैव ए वैलिड जीएसटीआईएन। ओके, तो जिनका वैलिड जीएसटी, इट मींस हैव ए वैलिड जीएसटीआईएन और सोल प्रोप्राइटर से, सेलर्स हु हैव कैटर्ड टू एटलीस्ट वन ऑर्डर ऑन जेम, एटलीस्ट वन ऑर्डर होना चाहिए जेम में, विल बी एलिजिबल फॉर फाइनेंसिंग। मगर ये बेसिकली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और वो सोल प्रोप्राइटर से और थोड़ा फाइनेंशियल हर्डल से, और एटलीस्ट वन ऑर्डर आपको मिल चुका है, और जब आप सहाय प्लेटफॉर्म में जो भी आप जब ऑर्डर रिसीव कर रहे हो वो सब डाटाबेस चला जाएगा। ठीक है, और आप एक, और यहां पर कंडीशन है, जो आप सोल प्रोप्राइटर हो और आपके पास वैलिड जीएसटीआईएन है। ठीक है, हैव यू क्लियर अंडरस्टूड? तो ये सब चीज आपको थोड़ा देख लीजिए फीचर्स। ये न्यू लोन स्कीम है जो एसएमई, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। रेटिंग्स भी दिया जाएगा, रेटिंग्स फॉर बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स रेटिंग रहेगा और सेलर्स रेटिंग रहेगा। सेलर्स रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सेलर्स का पर्टिकुलर रेटिंग देख के हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। ओके, कि मुझे ये सेलर से एक्चुअली गुड प्रोक्योर करना है क्योंकि उसको उसका रेटिंग जो है अच्छा है। तो रेटिंग जो होता है, पैरामीटर्स आप देख लीजिए, टाइमली बायर्स का बायर रेटिंग, बायर सेलर भी देखेंगे कि ये बायर कैसा है, उसको कितना रेट मिला है। तो क्या क्या, टाइमली बीड क्लोजर, टाइमली ऑर्डर प्लेसिंग, टाइमली एक्सेप्टेंस, टाइमली पेमेंट्स, ये सब बायर, सभी सेलर्स चाहेंगे कि यदि ये सब फुलफिल होता है, सभी सेलर चाहेंगे कि इसी बायर को हम सप्लाई करेंगे, क्योंकि उसका जो बीड क्लोजर टाइमली, जो बीड जब इनवाइट करता है बायर, उसको टाइमली क्लोज करता है, टाइमली ऑर्डर प्लेस करता है, टाइमली गुड्स को एक्सेप्ट करता है और टाइमली पेमेंट करता है। और वहां पर सेलर का रेटिंग, बायर, हम जब गुड प्रोक्योर करेंगे हम सेलर्स का रेटिंग देखेंगे कि ये सेलर अच्छा है, उसको उसका रेटिंग ज्यादा है, तो उसका डिलीवरी स्टेटस, टाइमली डिलीवरी दे रहा है, क्वालिटी बढ़िया है, रिलायबिलिटी बहुत विश्वसनीय है, और यूजर्स फीडबैक भी है कि ये सेलर अच्छा है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या पैरामीटर है बायर्स को रेटिंग करने के लिए, क्या क्या पैरामीटर्स है सेलिंग को, सेलर को रेटिंग करने के लिए। बायर्स रेटिंग जब अच्छा होता है, सभी सेलर्स चाहेंगे उसको सप्लाई करने के लिए। सेलर का रेटिंग जब अच्छा होगा, सभी बायर्स चाहेंगे उससे प्रोक्योर, गुड्स को प्रोक्योर करने के लिए, कि उसको ऑर्डर देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर कुछ पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ इसके अंदर, तो हम देख लेते हैं। हु व्हाई बाय ऑन जेम, हम जेम से क्यों खरीदेंगे। ओके, व्हाई एक्चुअली वी मस्ट एक्चुअली बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द जेम एंड व्हाई वी ऑब्टेन सर्विसेज फ्रॉम द जेम। फर्स्ट वन, प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड इजी ऑफ बाइंग, ऑफर्स रिच लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ गुड्स। एक पर्टिकुलर गुड आपको चाहिए, उसका वेराइटीज आपको मिलेगा और रीजनेबल प्राइस में। और आप देखिए किस स्पेसिफिकेशन का कमोडिटी चाहिए। सपोज आपको एक लैपटॉप खरीदना है, वेराइटीज, सभी कंपनी का लैपटॉप रहेगा, एचपी का रहेगा, डेल का रहेगा, लेनोवो का रहेगा, वेराइटीज स्पेसिफिकेशंस, किसमें रैम 16 GB, किसमें 32 GB, सो डिफरेंट, इट मींस बढ़िया बढ़िया फीचर से बहुत रहेगा। तो आप देखिए किस स्पेसिफिकेशन का कमोडिटी चाहिए। और डायरेक्ट परचेज अप टू 50,000, कोई भी रजिस्टर्ड सप्लायर से आप डायरेक्टली खरीद सकते हो। मगर L1 परचेज जो है वो ग्रेटर देन 50,000 एंड लेस देन 10 लाख, इसी के अंदर आप L1, इट मींस
एटलीस्ट 3 फार्म्स को कंपेयर करना है और जो जिसका प्राइस लिस्ट रहेगा उससे प्रोक्योर करना है, ये कंपैरिजन है, ठीक है। और प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट बीड है, बेसिकली जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है और वो सिंगल है, अकेला एक ही ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्चुअली सप्लाई कर रहा है, तो उसमें हम प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट एक्चुअली अपलोड करके और बीड के माध्यम से उससे प्रोक्योर कर सकते हैं, क्योंकि जो जेम पोर्टल के ऊपर ओनली सिंगल कि आपको ये सोचना है कि जो मैं ये जो प्रोडक्ट को कि मैं जो टेक्निकल इक्विपमेंट को मैं प्रोक्योर करना चाहता हूं ओनली यही ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर दे सकता है, क्योंकि उसी के पास ही एक्चुअली वो स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट है। ओके, वही सिंगल आप चूज किया और कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं है कि मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए जो जिसका ये टेक्निकल पैरामीटर होना चाहिए ओनली इसी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास है, वो सिंगल हो गया ना। तो वहां पर आपको पीएससी, ओके, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, ओके, आपको देना है और उसी से आपको प्रोक्योर करना है। नेक्स्ट वन, प्राइस ट्रेंड्स, प्राइस कंपैरिजन फ्रॉम मल्टीपल सप्लायर्स। मल्टीपल सप्लायर से आप प्राइस ट्रेंड्स देखेंगे, प्राइस कंपैरिजन देखेंगे। डायरेक्ट नोटिफिकेशंस टू सेलर्स, जो भी नोटिफिकेशन सेलर्स को जाएगा डायरेक्ट जाएगा। इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम में बताया था, पीएफएमएस है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज है, ओके, और एक है जैसे सीजीडीए, ये डिफेंस कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स है, ये सब इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इजी टू कंप्रीहेंड इंटरफेस टू सर्च, जो एकदम बढ़िया एक जो डैशबोर्ड में जाएंगे आप उसका इंटरफेस देखेंगे, उसमें कैटलॉग है, आप सर्च करेंगे, आप कंपेयर करेंगे, ओके, तो बहुत बहुत प्रोसेसिंग जो है बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट वन, यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड फॉर मॉनिटरिंग सप्लाईज एंड पेमेंट। तो डैशबोर्ड में आप मॉनिटरिंग करेंगे कि सपोज सप्लाईज पेमेंट्स, इसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर क्विक रेजोल्यूशन, कोई भी सपोज ग्रीवांस है उसको रिड्रेस किया जाएगा, क्विक उसका रेजोल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट परचेज, L1, पुश बटन प्रोक्योरमेंट, बीड और रिवर्स ऑक्शन मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड फॉरवर्ड ऑक्शन, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये सब फैसिलिटीज है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखिए, तो बायर्स कैन नाउ सिलेक्ट बीड ड्यूरेशन बिटवीन 3 and 45 डेज। आपका जो बीड ड्यूरेशन, जब आप बीड इनवाइट करते हो तो आपको मिनिमम 3 डेज रहेगा, आप बीड इनवाइट करोगे। बीड इनवाइट करने में जो सेलर्स एक्चुअली बीड में पार्टिसिपेट करेंगे उनका जो टाइमिंग रहेगा 3 days to 45 days, मगर कस्टम बीड में था मिनिमम 21 days मैक्सिमम 45 डेज, मगर नॉर्मल बीड में सपोज बीड है कि रिवर्स ऑक्शन आरए में आप जाओगे तो बीड ड्यूरेशन रहेगा 3 days टू ए मैक्सिमम 45 डेज, तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो उसी में जो डेज रहेगा, सपोज आपका बीड डेज, सपोज आपका मैं जैसे बताऊं बीड डेज रहेगा 20 डेज, तो ये 20 डेज क्या है ना, इसी के अंदर एक्चुअली जो भी सेलर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बीड में वो उनका बीड को सबमिट करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन उसमें आ सकता है, मिनिमम 3 डेज जो इट मींस बायर्स कैन चूज, क्योंकि आप बीड इनवाइट करेंगे, बायर बीड इनवाइट करेगा तो वो एक्चुअली बीड ड्यूरेशन को चूज करेगा कि सपोज मेरा बीड ड्यूरेशन 10 डेज है, तो 10 डेज के अंदर जो भी सेलर सब उनका बीड को सबमिट करेंगे, तो 10 डेज जब 11th डे आ जाएगा क्लोज हो जाएगा, फिर हम उनका टेक्निकल पैरामीटर्स को एवेलुएट करेंगे, फिर जो टेक्निकली क्वालिफाई करेगा फिर उनका फाइनेंशियल बीड को एवेलुएट करके जिसका लिस्ट प्राइस होगा देंगे, नहीं तो रिवर्स ऑक्शन में एक रियल टाइम देते हैं, रियल टाइम क्लॉक में जाएंगे, तो वो तो डिस्कस में कर चुका हूं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बीड ड्यूरेशन रहेगा मिनिमम 3 डेज मैक्सिमम 45 डेज, मगर जो कस्टम बीड है जब कैटलॉग में नहीं है, जब कैटलॉग में वो स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट नहीं है तो स्पेशलाइज प्रोडक्ट के लिए हम कस्टम बीड में जाएंगे, उसमें मिनिमम 21 डेज है मैक्सिमम 45 डेज है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसमें देखिए जो डिलीवरी पीरियड अप टू 730 डेज, इट मींस अराउंड 2 years and up to 6 years with approval. Normally buyers can set a delivery period. तो बायर एक्चुअली डिलीवरी पीरियड को सेट करेगा। यदि लॉन्ग प्रोजेक्ट, एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है तो
आप डिलीवरी पीरियड अप टू 730 डेज, अबाउट 2 ईयर्स रहेगा ऑन जेम डिलीवरी पीरियड। पार्ट इट मीन्स प्रोडक्ट डिलीवरी हो रहा है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, एक टर्न की प्रोजेक्ट है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें बायर सेट करेगा कि मेरा जो डिलीवरी पीरियड रहेगा अप टू 730 डेज, नॉर्मली अबाउट 2 ईयर्स और जेम। और यदि जो और बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 6 ईयर्स, मगर उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए। तो आप इसमें क्लियरली दे दिया कि जब जो डिलीवरी पीरियड सेट होगा तो एक बायर के पास वो टाइम दे सकता है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्ग प्रोजेक्ट है तो जो डिलीवरी पीरियड वो सेट करेगा बायर अप टू 730 डेज, क्योंकि आप तो बीड इनवाइट करेंगे ना। तो आप जब बीड इनवाइट करेंगे, बीड जब आप अपलोड करेंगे जेम में, उसमें क्लियरली मेंशन करेंगे कि ये मेरा टर्म्स एंड कंडीशंस है और ये मेरा डिलीवरी पीरियड है, क्योंकि मेरा ये प्रोजेक्ट है और मेरा जो डिलीवरी पीरियड रहेगा, जो जिसको अवार्ड मिलेगा, बीड अवार्ड मिलेगा, तो वो मुझे जो इक्विपमेंट्स की इंस्ट्रूमेंट्स को डिलीवरी करेगा उसका जो ड्यूरेशन रहेगा अप टू 730 डेज। और जो और बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, लॉन्ग प्रोजेक्ट होता है, उसमें 6 ईयर्स तक डिलीवरी पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है, मगर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको अप्रूवल करेगा। तो इसमें नॉर्मली 730 डेज तक रह सकता है डिलीवरी पीरियड, मगर जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल करेगा अप टू 6 ईयर्स। इसके ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है आपको। तो यहां पर एक दे दीजिए, सपोज आप सप्लाई ऑफ ऑफिस फर्नीचर, आप डिलीवरी पीरियड दे दिया 30 to 60 डेज। ओके, आप सपोज एक बीड इनवाइट किया, उसमें ऑफिस फर्नीचर रहा, आप डिलीवरी पीरियड दे दिए 30 to 60 डेज, मगर एक लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट प्रोजेक्ट है, आप दे दिया कि मेरा जो डिलीवरी पीरियड में भी अप टू 730 डेज और मोर विथ अप्रूवल। यदि अप टू 730 डेज नॉर्मल है, मोर देन दैट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वन, ऑप्शन टू प्रोवाइड मल्टीपल कंसाइनी। यहां पर देखिए मल्टीपल कंसाइनी लोकेशन एंड क्वांटिटी। देखिए मल्टीपल क्या है, हम एक ही टाइम में ऑर्डर करेंगे, सपोज 100 लैपटॉप्स आप ऑर्डर किया, मगर जो कंसाइनी का लोकेशन रहेगा डिफरेंट रहेगा। क्या है, दिल्ली ऑफिस में 40 लैपटॉप्स जाएगा, उसका कंसाइनी जो स्टोर कीपर है जो गुड को रिसीव करेगा वो है। मुंबई ऑफिस में 35 लैपटॉप्स जाएगा, उसका कंसाइनी अलग हो गया, वहां पर जो स्टोर कीपर है वो रिसीव करेगा। कोलकाता ऑफिस में 25 लैपटॉप्स जाएगा। तो इससे माने 100 लैपटॉप्स ऑर्डर हुआ, मगर उसका जो कंसाइनी लोकेशन रहा जहां पर डिलीवरी होगा, जो डिलीवरी लोकेशन डिफरेंट रहा और वहां पर कंसाइनी डिफरेंट है। दिल्ली ऑफिस में एक कंसाइनी है, स्टोर कीपर वो रिसीव किया, मुंबई ऑफिस में अनदर स्टोर कीपर रिसीव किया, कोलकाता में अनदर स्टोर कीपर रिसीव किया, लोकेशन डिफरेंट हो गया, मगर ऑर्डर एक ही टाइम में दिया गया 100 लैपटॉप्स का। तो एट वन टाइम एक्चुअली ऑर्डर इज प्लेस्ड, बट कंसाइनी लोकेशंस डिफरेंट, ये हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वन, अच्छा यहां पर देखिए सर्विसेज के लिए भी रहेगा। यहां पर देखिए मल्टीपल कंसाइनी कैन बी सिलेक्टेड फॉर सर्विसेज, मल्टीपल कंसाइनी कैन बी सिलेक्टेड फॉर सर्विसेज। अच्छा, ये डिपार्टमेंट हायर्स हाउस कीपिंग सर्विसेज फॉर 3 ऑफिसेस। 3 ऑफिसेस के लिए हाउस कीपिंग सर्विसेज चाहिए, चाहे सपोज हाउस कीपिंग, हाउस मेंटेनेंस के लिए कि आपको सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए। ठीक है। ऑफिस 1 कंसाइनी दिल्ली में है, ऑफिस 2 कंसाइनी मुंबई में है, ऑफिस 3 कंसाइनी कोलकाता में है, डिफरेंट लोकेशंस, कंसाइनी लोकेशंस डिफरेंट हो गया। तो 3 लोकेशंस में हमको हाउस कीपिंग सर्विसेज चाहिए, मगर वन टाइम में हम ऑर्डर देंगे, जो ऑर्डर प्लेस होगा वन टाइम में होगा, मगर कंसाइनी लोकेशंस डिफरेंट प्लेस में होगा। ठीक है, क्लियर। ऑर्डर एक टाइम में होगा, मगर उसका कंसाइनी लोकेशन डिफरेंट होगा। पिन कोड बेस्ड सेलर, पिन कोड बेस्ड सेलर सिलेक्शन फॉर डायरेक्ट परचेज मोड। यदि आप डायरेक्ट परचेज करना चाहते हो तो आप देखिए जो सेलर, आपका पिन कोड क्या है, जो बायर देखेगा कि मेरा ये पिन कोड है और इसी पिन कोड में मेरा ये जो पिन कोड है वहां पर कौन सा सेलर वो प्रोडक्ट को डिलीवरी दे सकते हैं। क्योंकि सभी सेलर, आप जब पिन कोड दे देंगे, बायर जब उसका पिन कोड देगा, कुछ सेलर्स मना करते हैं कि इस पिन कोड में हम डिलीवरी नहीं कर सकते। तो पिन कोड देने से पता चल जाएगा कि कितना सेलर्स उसी प्रोडक्ट को, जो आप प्रोडक्ट चाहते हो, जो बायर जो प्रोडक्ट चाहता है प्रोक्योर करने के लिए, उसका
बायर जब उसका पिन कोड दे देगा उसमें उसको पता चल जाएगा कि हाउ मेनी सेलर्स एक्चुअली दे आर रेडी टू डिलीवरी द प्रोडक्ट एक्चुअली इन द बायर्स लोकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक है एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन लाइब्रेरी, एटीसी लाइब्रेरी अवेलेबल फॉर एडिशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑटोमेटिकली, एक एटीसी लाइब्रेरी। तो आप जब बीड इनवाइट करते हो, जब बायर बीड इनवाइट करेगा, सपोज कुछ उसको एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस चाहिए, तो ये एटीसी लाइब्रेरी है जेम पोर्टल में, तो वहां से एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस को लाके वो ऐड कर सकता है। तो देखिए, एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस लाइब्रेरी प्रोवाइड्स ए प्री डिफाइंड क्लॉजेस दैट बायर्स कैन ऐड टू इट्स बीड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बायर्स कैन सिलेक्ट सुइटेबल कंडीशंस फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो वही जो एटीसी लाइब्रेरी है, जो एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस का लाइब्रेरी है, वहां से बायर सिलेक्ट करेगा सुइटेबल कंडीशंस। तो मैनुअली उसको राइटिंग करना जरूरत नहीं है, उसका जो टर्म्स कंडीशंस में क्या क्या रहेगा वो सीधा जेम पोर्टल में एटीसी लाइब्रेरी है, एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। तो उसी से वो टर्म्स कंडीशंस को लाके वो वहां पर क्या करेगा, ऐड करेगा। उसको कोई मैनुअली उसमें लिखना जरूरत नहीं है। जब वो बीड इनवाइट करेगा, जब बीड इनवाइट करेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस आपको देना है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप मैनुअली मत लिखिए, यू डायरेक्टली यू कलेक्ट इट फ्रॉम एटीसी लाइब्रेरी, ओके, अवेलेबल ऑन द जेम पोर्टल, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए, एक एडिशनल डिडक्शंस कैन बी अप्लाइड बाय बायर्स एट द टाइम ऑफ बिल जनरेशन। जब आप बिल जनरेट करोगे तो आप एडिशनल डिडक्शन कर सकते हो। तो कैसे? सपोज आपका टोटल ऑर्डर वैल्यू 1 लाख है, डिलीवरी लेट हुआ तो इसलिए पेनल्टी लग गया 5000, क्योंकि डिलीवरी लेट हुआ। और बाकी डैमेज और शॉर्ट सप्लाई के वजह से तो ऑटोमेटिकली आपका डिडक्शन होगा, कि डैमेज हो गया, डिडक्शन होगा 2000। तो टोटल बिल अमाउंट 1 लाख है, डिडक्शंस कितना होगा 7000। तो आप सेलर्स को कितना पेमेंट करेंगे 93,000। तो जब बिल इट मींस जनरेशन होगा, आप एडिशनल डिडक्शंस कर सकते हो कि लेट डिलीवरी हुआ ये पेनल्टी है, और ये डैमेज में इतना डिडक्ट होगा, कि शॉर्टेज में इतना डिडक्ट होगा। तो जब बिल आप पेमेंट करने के लिए जा रहे हो, उसको माइनस करके आपको देना है। While generating the bill on JM, the buyer enters the deductions and buyer enter करेगा deductions को। जब बिल जनरेट होगा, बायर्स डिडक्शन करेगा एंड द सिस्टम ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस द, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम रिड्यूस कर देगा कि आप किस किस जगह में, सपोज आप मेंशन करेंगे कि ये डैमेज, ये शॉर्टेज, कि ये डिलीवरी लेट हुआ, ओके, इसके वजह से, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको ले जाएगा और वो बोल देगा कि एक्चुअली ऑर्डर था 1 लाख, मगर अभी 7000 चला गया डैमेज शॉर्टेज पेनल्टी में, तो आपको इतना पेमेंट वो शो करेगा, 93,000 आपको पेमेंट करना है, ठीक है। वो सिस्टम भी है। नोटिफिकेशन टू बायर्स रिगार्डिंग, कुछ नोटिफिकेशन जाता है बायर्स को, क्या क्या, एक्सपायरी ऑफ डिलीवरी पीरियड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट में जो डिलीवरी पीरियड, जैसे डिलीवरी पीरियड, सपोज डिलीवरी पीरियड था 60 डेज, सपोज ये अभी एक्सपायरी, ओके, एक्सपायरी हो गया, तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका जो डिलीवरी पीरियड था वो एक्सपायरी हो गया। तो जब डिलीवरी पीरियड एक्सपायरी हो गया, तो आपको इनिशिएशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि जो डिलीवरी पीरियड का जो टाइम था उसमें डिलीवरी नहीं हुआ, तो आपको नोटिफिकेशन आया कि अभी जो कैंसलेशन एक्चुअली बटन अभी जनरेट हो चुका है, आप चाहोगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। बायर ड्यूरिंग टेक्निकल एवेल्युएशन कैन मेक ए माइक्रो, इट मीन स्मॉल एंटरप्राइजेस, एमएससी सेलर एलिजिबल और इनएलिजिबल फॉर एमएससी परचेज प्रीफरेंस। एक एमएससी परचेज प्रीफरेंस होता है, तो एक टेक्निकल एवेल्युएशन टाइम में आप चेक करेंगे कि ये जो बेसिकली एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है क्या, है कि नहीं, उनका प्रीफरेंस आपको देखना है। जब टेक्निकल एवेल्युएशन में आप जाएंगे, एग्जांपल देख लीजिए, एक सेलर क्लेम कर रहा है कि क्लेम्स टू बी एन एमएससी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज एंड अपलोड्स उद्यम सर्टिफिकेट, वो अपलोड किया है उद्यम सर्टिफिकेट, ठीक है, और ये वैलिड है कि नहीं उद्यम सर्टिफिकेट आप चेक करेंगे, ये वैलिड, एलिजिबल फॉर एमएससी प्रीफरेंस, यदि वैलिड नहीं है तो उसको इनएलिजिबल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी है, ओके। नेक्स्ट वन, नाउ बायर्स गेट द ऑप्शन
to cancel the product contracts even if the invoice has been generated by the seller provided 15 days have expired for delivery period. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यदि कोई सेलर आपका जो डिलीवर पीरियड था उसमें प्रोडक्ट को डिलीवरी नहीं दिया, डिलीवरी पीरियड वो अभी क्रॉस हो चुका है और द बायर मस्ट वेट फॉर 15 डेज. डिलीवरी पीरियड जो था, सपोज डीपी डिलीवरी पीरियड था 30 डेज, मगर अभी 30 डेज क्रॉस होकर और 15 डेज क्रॉस हो चुका है. ठीक है, आप बायर थोड़ा वेट कीजिए. डिलीवरी पीरियड 30 डेज है, इसके अंदर डिलीवरी नहीं हुआ तो अनदर 15 डेज आप वेट कीजिए. द बायर मस्ट वेट फॉर 15 डेज आफ्टर द डीपी एक्सपायर्स. डीपी मींस डिलीवरी पीरियड एक्सपायर्स. तो इसमें क्या है, आफ्टर दीज 15 डेज द बायर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्टेड ऑर्डर. आप कर सकते हो कैंसिल ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो. इवन आपका इनवॉइस, वो सेलर उसका इनवॉइस को अपलोड कर चुका है. इनवॉइस मींस बिल, इनवॉइस मींस बिल ऑलरेडी वो अपलोड कर चुका है, मगर इवन देन आप कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट है, ऑर्डर है, आप उसको कैंसिल कर सकते हो. उसमें क्या रूल है, डिलीवरी पीरियड एक्चुअली इसमें एग्जांपल देख लीजिए. डिलीवरी पीरियड 10 जून है मगर उसके अंदर प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हुआ तो अनदर 15 डेज आप वेट कीजिए. सेलर डज नॉट डिलीवर द प्रोडक्ट. ठीक है, 15 डेज आफ्टर डिलीवरी पीरियड 25 जून हो गया. 10 जून के अंदर डिलीवरी देना था, नहीं हुआ. अनदर 15 डेज आप वेट कर लीजिए. 15 डेज तो कब हो गया, 25 जून. उसके बाद आप ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, मगर वहां पर सेलर ने क्या किया, ऑलरेडी इनवॉइस जो बिल है उसको वो अपलोड कर चुका है. ओके, जेम पोर्टल में. तो इसमें याद रखना है, ये इनवॉइस जनरेट हो चुका है, इनवॉइस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, मगर इवन देन ऑर्डर को कैंसिल किया जाएगा. मगर ये कंडीशन है. डिलीवरी पीरियड देखिए, उसके अंदर डिलीवरी नहीं हुआ, अनदर 15 डेज आप वेट कीजिए. उसके बाद चाहे इनवॉइस जनरेट हो चुका है मगर फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज था. अच्छा, यहां पर देखिए और एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है. टू इंप्रूव फेयर पार्टिसिपेशन इन बीड or reverse auction, JM now ensures that at least 3 sellers have participated and offered products for at least 2 different OEMs. In case buyer wants to proceed with less than 3 sellers or 2 OEM or brand, they have to upload approval from competent authority. इसके मैं थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ. इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि JM ये इंश्योर कर रहा है कि एटलीस्ट 3 सेलर्स पार्टिसिपेट करेंगे. किसमें, बीड और रिवर्स ऑक्शन में. एटलीस्ट 3 सेलर्स, इसमें याद रखना है. जब बीड आप इनवाइट करेंगे बायर कि रिवर्स ऑक्शन टूल, रिवर्स ऑक्शन, ओके, बीड को इनवाइट किया जाएगा, इसमें एटलीस्ट 3 सेलर्स होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन यही है, एटलीस्ट 3 सेलर्स. मगर इसमें बोल रहा है एटलीस्ट 3 सेलर्स, मगर उसमें जो 2 डिफरेंट OEMs होना चाहिए. एटलीस्ट 3 सेलर्स, ओके, एटलीस्ट 2 डिफरेंट OEM. जो OEM मीन्स 2 डिफरेंट ब्रांड्स. इसमें याद रखिए 2 कंडीशन है. एटलीस्ट 3 सेलर्स, 2 डिफरेंट ब्रांड्स. ये देखिए रिक्वायरमेंट, 3 सेलर्स 2 ब्रांड्स होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए. एटलीस्ट 3 सेलर्स, मगर एटलीस्ट सपोज 3 सेलर्स है मीन्स उसमें 2 ब्रांड्स होना चाहिए. जैसे देखिए बीड पार्टिसिपेशन, सेलर 1 है ब्रांड A, सेलर 2 ब्रांड B, सेलर 3 ब्रांड A. यानी 3 सेलर्स, एटलीस्ट 3 सेलर्स, मगर ब्रांड कितना है, 2 है, 2 ब्रांड्स है. तो जो ब्रांड है वही है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स. जो सैमसंग है वो एक ब्रांड है, जो एप्पल है वो एक ब्रांड है, जो रेडमी है वो एक ब्रांड है, कि जो लेनोवो है वो एक ब्रांड है, कि HP है वो एक ब्रांड है, कि डेल है वो एक ब्रांड है कि नहीं. तो जब आप ये जो जब आप बीड और रिवर्स ऑक्शन में इनवाइट करेंगे तो आपको 2 कंडीशन को फुलफिल करना है. एक है एटलीस्ट कितना सेलर्स पार्टिसिपेट होना चाहिए, 3 सेलर्स. और सेकेंड जो है इसमें 2 ब्रांड्स को बोलते हैं हम ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होना चाहिए. तो मेरा एग्जांपल में देखिए 2 ब्रांड, 3 सेलर्स है, एटलीस्ट 3 सेलर्स है, 2 ब्रांड्स है. ठीक है, मगर इससे कम होगा. और एक एग्जांपल देखिए, मगर इसमें क्या है, एक ही ब्रांड है,
2 सेलर्स पार्टिसिपेट किए, यहां पर क्या है, सेलर्स एक्चुअली 2 है और ब्रांड 1 है, माने लेस देन 1, माने एटलीस्ट सेलर कितना होना चाहिए था, 3, एटलीस्ट 3 सेलर्स, मगर सेलर्स कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा, कितना ब्रांड्स होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ब्रांड्स, मगर यहां पर ब्रांड कितना हो गया, 1। तो यहां पर क्या है ना, आपको अप्रूवल लेना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का बिफोर प्रोसीडिंग। आप यदि आप इट मीन्स इसको आप अप्रूव करना चाहते हो तो इसमें अप्रूवल चाहिए कि एटलीस्ट 3 सेलर्स नहीं है, एटलीस्ट 3 सेलर्स नहीं हुआ कि एटलीस्ट 2 ब्रांड्स नहीं हुआ। तो हमको क्या चाहिए, 3 सेलर्स, एटलीस्ट 3 सेलर्स एंड एटलीस्ट 2 ब्रांड्स, मगर इसमें ना एटलीस्ट 3 सेलर्स है ना एटलीस्ट 2 ब्रांड्स है। तो उसमें सपोज वो बीड आप इनवाइट किया, इस तरीके का सिचुएशन आ रहा है, आप अप्रूवल लेकर फिर बीड को प्रोसीड करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट था, मैं ट्राई किया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। फिर थर्ड पार्ट को आप वेट कीजिए, उसमें और बढ़िया बढ़िया चीज लाऊंगा, ठीक है। आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।